हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए सिलेबस। बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में आप 3 पेपर पढ़ के आए हैं। यूपी की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में जो फिजिक्स चलता है लगभग जो सिलेबस है वो सेम है, 2-4 टॉपिक कम या 2-4 टॉपिक ज़्यादा। हम लोग जो स्पेशली पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी VBSPU जौनपुर के लिए। तो इसमें अगर देखा जाए बीएससी सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में अगर फिर से स्टार्ट करें तो सेकेंड ईयर में हमें 3 पेपर पढ़ना है। फिजिक्स में 3 पेपर पढ़ना है सेकेंड ईयर में। फर्स्ट पेपर का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। 3 पेपर आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए, उसी प्रकार से 3 पेपर यहाँ भी पढ़ना है, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। अगर सेकेंड पेपर की बात करें तो जो सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। और जो थर्ड पेपर, तीसरा पेपर हमें पढ़ना है वो है एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। यही 3 पेपर पढ़ना है हमें। फर्स्ट ईयर में भी आप 3 पेपर पढ़ के आए। पहला पेपर था मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, दूसरा पेपर आपका था काइनेटिक थियरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, और थर्ड पेपर था जो वो था सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो तीनों खत्म करने के बाद अब सफलतापूर्वक सेकेंड ईयर में आ गए। सेकेंड ईयर में भी हमें 3 पेपर ही पढ़ना है। पहला पेपर है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, और तीसरा है एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो अगर कुछ बात करें तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पढ़ना है, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद क्वांटम इफेक्ट पढ़ना है। ये सब कुछ चीज़ें आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे। उसके बाद क्वांटम में पढ़ना है, जैसे सीरीज पढ़े आप हाइड्रोजन एटम के लिए, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फूंड, इस टाइप से, और पूरा ट्रांजिशन पढ़ना है उसमें। तो ये हो गई थर्ड पेपर की बात। सेकेंड पेपर की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, जैसे सेल्फ इंडक्शन था उसमें, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, स्वप्रेरण और न्यून प्रेरण, इस प्रकार से था। फिर उसमें गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफार्मर, बहुत सारी चीजें थी। फिर लास्ट यूनिट में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इक्वेशन है, और 4 यूनिट। सभी जो पेपर है वो 4-4 यूनिट में डिवाइड है। तो थर्ड पेपर भी 4 यूनिट में डिवाइड है, सेकेंड पेपर भी 4 यूनिट में डिवाइड है। तो इसके बारे में ये मोटी मोटा बात हम लोग जान गए। हमें पूरी बात जो करनी है पहले वो करनी है फर्स्ट पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर जो है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। तो फिजिकल, जैसा कि नाम से इस पे स्पष्ट है, ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश, प्रकाश से रिलेटेड हमें बात करनी है। और लास्ट यूनिट जो फोर्थ यूनिट आती है वो आती है लेजर की। लेजर भी पढ़े, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो वो फोर्थ यूनिट हो गया। बाकी की 3 यूनिट लाइट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो इसे फर्स्ट पेपर ही हमें पढ़ना है, फर्स्ट पेपर ही शुरुआत कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर का नाम है वो है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। यहाँ लिख दिए बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर का नाम हो गया फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। अब अगर इसे देखा जाए तो सभी पेपर जो हैं वो 4 यूनिट में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट जो है यूनिट 1, इसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण पढ़ें। व्यतिकरण क्या होता है? जब 2 लाइट वेव्स किसी माध्यम में, मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो उनके सुपर पोजिशन की वजह से, अध्यारोपण की वजह से
कहीं पे प्रकाश की तीव्रता घट जाती है और कहीं पे प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। ये इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ही कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। इस पे आधारित यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, न्यूटन रिंग के आधार पे बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ना है। तो बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ना है, पूरा इसमें डिटेल अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले अगर पार्ट यूनिट का नाम जाने तो यह इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दूसरी यूनिट जो है यूनिट 2, इसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसे भी इंटर में थोड़ा मोड़ा पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए? डिफ्रैक्शन मतलब होता है विवर्तन, इंटरफेरेंस मतलब था व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन मतलब है विवर्तन। विवर्तन क्या होगा? विवर्तन तब होगा जब कोई लाइट किसी पार्टिकल पे, ऑब्स्टेकल पे गिरता है और वहां पे गिरने के बाद वहां से बेंड हो जाए, मुड़ जाए, तो किसी भी कण से टकराकर, वस्तु से टकराकर प्रकाश के मुड़ने की घटना को विवर्तन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कहेंगे डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसमें फ्राउनहोफर, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, और इसके लिए और भी जो डिवाइसेज हैं जो डिफ्रैक्शन मेजरमेंट के लिए यूज करना है वो सब हमें पढ़ना है। तो पहली यूनिट हो गई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दूसरा हो गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और यूनिट थर्ड है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यूनिट 3 है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का ध्रुवण, इसे भी पढ़े, जैसे निकोल प्रिज्म पढ़े, पोलराइड्स पढ़े। क्या करते हैं ये सामान्य प्रकाश को, ऑर्डिनरी लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? ऑर्डिनरी लाइट वो होती है जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा के सभी दिशाओं में लंबवत कण इसके कंपन करते हैं। जैसे ये प्रकाश इधर की ओर जा रहा है तो जो वाइब्रेशंस इसके पार्टिकल्स, इसके कण के होंगे वो सभी दिशाओं में होंगे। तो पोलराइजेशन क्या होगा? ध्रुवण क्या होगा? जब इसे किसी डिवाइस से, जैसे निकोल प्रिज्म या पोलराइड से पास किया जाएगा तो इसमें जो कंपन है वो केवल परपेंडिकुलर दिशा में एक ही डायरेक्शन में रह जाएंगे, या तो इस प्लेन के लंबवत या इसके समांतर, जैसे इधर बाहर की ओर या फिर ऊपर नीचे। तो पोलराइजेशन क्या होगा? ध्रुवण क्या होगा? जैसे अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदलना, ध्रुवित प्रकाश में बदल देना। तो इसके लिए भी डिवाइसेस पढ़ना है, पोलराइजेशन होता क्या है, ये सब बातें पढ़नी है थर्ड यूनिट में। और लास्ट यूनिट आती है यूनिट 4, लेजर। लेजर का फुल फॉर्म जान ही रहे हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें हमें पढ़ना है आइंस्टीन एबी कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और फिर पंपिंग क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। उसके बाद 2 टाइप का लेजर पढ़ना है, रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर। इतने में ये पूरा फर्स्ट पेपर समाप्त हो जाएगा। तो अब हमें बारी बारी से चारों यूनिट के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट पेपर आज शुरू किया जा रहा है, बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, जिसका फर्स्ट यूनिट है यूनिट 1 इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। तो फर्स्ट यूनिट के बारे में अगर बात करें तो यूनिट 1 है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस होता क्या? इंटरफेरेंस की अगर बात करें तो एक लाइन में कहा जाता है इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट हेडिंग की बात करें, अगर इंटरफेरेंस होता क्या है या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, तो इसे कहेंगे कि इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब ऐसा होता क्यों है कि किसी भी मीडियम में जब मान लिया गया इस टाइप से कोई स्लिट हो गया, स्लिट भी पढ़ के आए आप लोग, अगर याद नहीं हो तो स्लिट के बारे में अगर बात करें तो स्लिट एक होता है फाइन होल, बहुत पतला होल। 1 सेंटीमीटर स्लिट में हजारों, 1 सेंटीमीटर लंबा किसी भी पार्टिकल में या किसी भी पदार्थ में लगभग हजारों स्लिट्स बनाया जा सकता है। जैसे ये हो गया, ये कोई ऑब्स्टेकल है, इसमें क्या किया गया, एक होल यहाँ हो गया, दूसरा होल यहाँ हो गया, इन दोनों को कहेंगे स्लिट।
मान लिया गया किसी मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स से यहाँ लाइट आ रहा है। अब मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स और कोहेरेंट सोर्स के बारे में भी बात कर लें। तो अभी ये कोई सोर्स हो गया मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट एमिट होके यहाँ पहुँच रही है, फिर यहाँ से लाइट एमिट होके यहाँ पहुँच रही है। अब मान लिया गया कहीं इधर स्क्रीन है, पर्दा है, डी डिस्टेंस की दूरी पर इधर कहीं पर्दा लगा दिया गया। एक लाइट यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, दूसरा लाइट यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं वहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है। लाइट की इंटेंसिटी हमें वही P पॉइंट पे कैलकुलेट करनी। तो स्लिट S1 से जो लाइट जा रही है उसका जो पाथ है वो S1P, S2 से जो लाइट जा रही है उसका पाथ हो गया S2P। मान लिया गया ये जो लाइट वेव है इसे Y1 कह दिया गया, ये जो लाइट वेव है इसे Y2 कहेंगे। इसके लिए एक्सप्रेशन करके फाइंड करेंगे। तो अब क्या होगा, जब लाइट ट्रेवल होगी तो लाइट या वेव जब ट्रेवल होती है तो लाइट ट्रेवल करती है क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में। वेव के बारे में आप पढ़ें, वेव जब भी ट्रेवल करती है वो क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करती है। लाइट हमेशा क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। तो क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में जब लाइट ट्रेवल कर रही है तो मान लिया गया अगर कोई लाइट सोर्स है, जैसे कोई ये पॉन्ड है, तालाब है, तालाब के ऊपरी सतह पे अगर कोई पत्थर गिरता है इस टाइप से, तो पानी के ऊपरी सतह पे अगर पत्थर गिरता है तो इस टाइप से तरंगे उठती हैं यहाँ से। इस टाइप से। तो इसे पढ़े भी होंगे इंटर में, जो उभरा हुआ भाग है उसे कहा जाता है स्ट्रिंग और जो दबा हुआ भाग है उसे कहा जाता है गर्त। यहाँ पे इसे करना है क्रस्ट, ऊपर उठे हुए भाग को क्रस्ट, और ये जो नीचे दबा हुआ भाग है इसे कहेंगे ट्रफ। तो इस टाइप से जब वेव ट्रेवल करती है तो दोनों का होता है, दो वेव्स जब ट्रेवल करेंगी या दो से दो अधिक वेव ट्रेवल करेंगी तो दोनों का होगा सुपरपोजिशन, अध्यारोपण, सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन होने की वजह से अब हमें सबसे पहले तो यही जानना होगा कि सुपरपोजिशन होता क्या है, जिसे कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? जब किसी मीडियम में, किसी माध्यम में दो वेव्स ट्रेवल करती हैं तो जब वे एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से एक तीसरी वेव, थर्ड वेव जनरेट होती है जिसका एम्पलीट्यूड, आयाम कहीं पर बढ़ जाता है। मतलब उनके अध्यारोपण से एक तीसरी वेव जनरेट होती है जिसका एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव्स के अलग अलग आयामों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब y बराबर y1 प्लस y2। ये होता कैसे है फिर से समझे अगर, तो एक वेव बना लिया इस टाइप से, मान लिया गया ये कोई मीडियम है, इधर से कोई वेव ट्रेवल कर रही है, t टाइम के साथ वेव ट्रेवल कर रही है। तो अगर मान लिया गया पहली वेव, पहली तरंग इस प्रकार से, ये हो गया y1, ये हो गया वेव y1। अब दूसरी वेव इस पे फिर ट्रेवल कर रही है, फ्रीक्वेंसी सेम है, आवृत्ति, आयाम अलग अलग है। तो इस पहले वाले के लिए यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट था, विस्थापन था, वो था y1, और इस दूसरे वाले के लिए ये हो गया y2। अब ये दोनों जब किसी माध्यम में ट्रेवल करेंगी तो इनके सुपरपोजिशन से इन एक तीसरी वेव जनरेट होगी। ये जो तीसरी वेव जनरेट हो रही है इसका आयाम, इसका एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। यही कहा गया कि when two waves travel in a medium then by their superposition a third wave is formed या a new wave is formed which amplitude is algebraic sum of individual amplitudes of wave। तो अब इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड इनका इस वाले का था y1 और इस वाले का था y2, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। अगर इसे समझे, मान लिया गया ये 3 वोल्ट है, यहाँ ये 4 वोल्ट है, तो ये दोनों, ये एक ओरिजिन हो गया, एक्स अक्ष हो गया, तो ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ऊपर की ओर ये धनात्मक है, ये 3 वोल्ट हो गया,
और ये 4 वोल्ट हो गया। तो इन दोनों को अगर जोड़े तो ये कितना रहेगा 7 वोल्ट। ऐसे ही अगर इस वाले वेव को देखा जाए तो इसका एम्पलीट्यूड कितना था y1 और y1 का मान है 3, तो इसका मान इधर की ओर होगा -3। दूसरा ये वेव है y2 ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो ये y2 इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये होगा -4। तो -3 -4 अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा -7। मतलब क्या हुआ कि दो वेव्स जब सुपर इम्पोज कर रही हैं, अध्यारोपित हो रही हैं, तो उन दोनों की वजह से एक तीसरी तरंग उत्पन्न हो रही है जिसका एम्पलीट्यूड इन दोनों पहली जो वेव्स हैं इन दोनों के एम्पलीट्यूड के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। इसी को कहा गया है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अगर तीसरी वेव रहेगी तो इसे लिखेंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। और भी वेव्स अगर हैं तो उन सबको जोड़ के बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखा जा सकता है। इस प्रकार से इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये तो तब था जब सेम टाइप से ट्रेवल कर रहे हैं। एक दूसरा नियम दूसरे तरीके से भी वेव्स देख लेते हैं। मान लिया गया ये कोई वेव है, ट्रेवल कर रही है मीडियम में, जिसका ये एम्पलीट्यूड है 5 वोल्ट। अब कोई दूसरी वेव है, दूसरे डायरेक्शन में इसी फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेवल कर रही है अगर, और इसका मान लिया गया एम्पलीट्यूड ये यहाँ 3 वोल्ट, तो ये इधर की ओर होने की वजह से ये -3 वोल्ट है। तो अब अगर इन दोनों का एल्जेब्रिक सम फाइंड किया जाए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 मतलब +5 प्लस दूसरा जो y2 है वो है -3 वोल्ट। अब अगर इन दोनों का सम किया जाए तो 5 और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा +2 वोल्ट। मतलब जो रिजल्टेंट वेव होगी, न्यू वेव होगी, वो ये वाली है, ये न्यू वेव है। इधर अगर आगे की ओर देखा जाए तो ये कितना है, अब ये इस समय 3 वोल्ट और इसी समय इसे देखा जाए तो ये अगर 5 था तो इसके साथ ये भी 5 है। अब नेगेटिव डायरेक्शन में, हाफ नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो ये भी 5 हुआ। तो इन दोनों को जोड़ें तो ये हो जाएगा -5, ये हो गया +3। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -5 + 3 इज इक्वल टू -2 वोल्ट। तो ये वेव ऐसे जा रही थी, अब -2 वोल्ट ऐसे, फिर इस प्रकार से ट्रेवल करेगी। इस प्रकार से ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट की बात कर लेते हैं। कोहेरेंट सोर्स भी यहां लिख लेते हैं, कोहेरेंट सोर्स। ये भी टर्म आएगा जब लाइट कोहेरेंट सोर्स से एमिट हो रही होंगी। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होंगे, जिसमें फ्रीक्वेंसी, यहीं पे लिख दे रहे हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या फिर सेम फेज डिफरेंस हो, सेम फेज में हो, उन सोर्स को कहेंगे कोहेरेंट सोर्स। फिर से सुन लेते हैं, कोहेरेंट सोर्स क्या होंगे, ऐसे दो सोर्स जिनसे जो वेव एमिट हो रही है, निकल रही है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो और उसके साथ साथ उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या सेम फेज डिफरेंस हो, तो ऐसे सोर्स को कहेंगे कोहेरेंट सोर्सेस। तो जो बातें हम लोग समझ रहे हैं वो क्या हो गया, इंटरफेरेंस पढ़ना है। इंटरफेरेंस होता क्या है, इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी। मतलब जब दो लाइट ट्रेवल करती हैं तो उनके सुपर इम्पोज होने की वजह से लाइट की इंटेंसिटी कहीं पे बढ़ जाती है और कहीं पे घट जाती है। इस घटना को ही, इस इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब उसके बाद उसमें जो टर्म आया था सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्या होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें तो जब दो लाइट वेव ट्रेवल करती हैं तो उनकी वजह से एक तीसरी वेव जनरेट होती है, उसका एम्पलीट्यूड जो दो पहले वाली वेव्स थे उनके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका एग्जांपल हम लोग समझ लिए। और फिर उसके बाद कोहेरेंट सोर्स क्या होगा, कोहेरेंट सोर्स एक ऐसा सोर्स होगा जिसमें सेम कोहेरेंट सोर्स मतलब दो सोर्स रहेंगे जिसमें से लाइट एमिट होगी। अगर एमिट होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो और फेज सेम हो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो उन दोनों सोर्सेस को कहेंगे कोहेरेंट लाइट सोर्स। अब हमें पढ़ना है इंटरफेरेंस। डायग्राम के आधार पर समझ रहे हैं कि कैसे इसकी इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट हो रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो इसी में हमें समझना इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। तो यहाँ से दो सोर्स थे S1 और S2,
वेव्स भी समझ गए क्रस्ट और ट्रफ के सहायता से, जो फर्स्ट ईयर में भी आप 4th यूनिट में पढ़ के आए हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि दो वेव्स जब ट्रेवल कर रही हैं तो ये इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो कैसे रहा है। मान लिया गया कोई एक ये लाइट सोर्स हो गया, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट्स एमिट हो रही हैं और दो स्लिट से जा रही हैं। तो ये सोर्स था, यहाँ से ये S1 से जा रही है, ये दूसरा S2 से। तो लाइट जब भी ट्रेवल करती है वो ट्रेवल करती है क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में। तो क्रस्ट और ट्रफ बना है, तो क्रस्ट मतलब डार्क और ट्रफ मतलब दबा हुआ भाग, जैसे वेव इस प्रकार से था, श्रिंग और गर्त। ये श्रिंग को मान लिया, अगर इस प्रकार से देखें तो किसी भी पानी के तालाब के ऊपरी सतह पर इस प्रकार से तरंगें उत्पन्न होती हैं, या अगर ऊपर से देखें, टॉप व्यू देखा जाए उसका, तो ये हो गया। उसके बाद कुछ देर बाद इस टाइप से बना हुआ होगा, क्योंकि पूरा जहाँ कोई पत्थर गिरता है उसके चारों ओर ऐसे उभार और फिर दब की ये वेव चलेगी, चारों ओर गोल गोल सर्किल जैसे बनेंगे। तो ये अगर एक सर्किल बना तो दूसरा वाला ऐसे दबा हुआ रहेगा, फिर उसके बाद फिर ऐसे उभरा हुआ रहेगा, फिर उसके बाद फिर ऐसे दबा हुआ रहेगा। तो ये लाइट जो वेव्स हैं वो यहाँ पत्थर गिरा, उसके बाद श्रिंग और गर्त के रूप में किनारों तक पहुंचती हैं और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो जब सोर्स से ये लाइट एमिट हो रहा है तो यहाँ भी क्रस्ट और ट्रफ की सहायता से वेव चलेगी। तो ये हो गया क्रस्ट, ट्रफ दूसरा दबा हुआ भाग ऐसे बना लिए। फिर उसके बाद इसके लिए क्रस्ट बनाया जाए, ये बन गया। फिर इसके लिए ट्रफ बनाया जाए, फिर इसके लिए क्रस्ट बनाया जाए, फिर इसके लिए ट्रफ बनाया जाए। अब इसके लिए बनाया जाए सेकेंड सोर्स के लिए, पहले क्रस्ट बना रहे हैं, फिर ट्रफ बनाए, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, क्योंकि ऐसे ही वेव ट्रेवल करेगी मीडियम में। फिर उसके बाद बना सकते हैं अब ऐसे वेव ट्रेवल कर रही है। तो अभी सुपर पोजिशन में पढ़े कि अगर दो टाइप का वेव, जैसे ये भी इसका पॉजिटिव है मतलब ये क्रस्ट है, और दूसरा भी इसका क्रस्ट है, तो दोनों क्रस्ट और क्रस्ट मिलेंगे तो जो थर्ड वेव जनरेट होगी उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो लाइट की जो इंटेंसिटी वो यहाँ बढ़ जाएगी। तो अगर दो क्रस्ट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर रहे होंगे जहां, वहां लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और अगर ट्रफ की बात करें तो ये जो वेव है वो भी आगे ट्रेवल कर रही है निगेटिव डायरेक्शन में, ये वेव है ये भी निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो ये क्या हुए, दोनों ट्रफ हुए। तो अगर ट्रफ दोनों है तो ये भी माइनस ये भी माइनस, इनकी वजह से जो थर्ड वेव जनरेट हो रही है इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से अगर ट्रफ और ट्रफ भी इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसे लिखें तो लिख सकते हैं ट्रफ, ट्रफ मतलब दो श्रिंग मिले या दो गर्त मिले, दोनों जगहों पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जा रही है। अब यही चित्र में भी अगर समझा जाए तो अगर यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट पे देखें तो ये भी क्रस्ट ये भी क्रस्ट, लाइट की इंटेंसिटी यहाँ बढ़ना है, ये भी ट्रफ, ये दोनों ट्रफ, डॉटेड लाइन ट्रफ, डार्क लाइन क्रस्ट और डॉटेड लाइन ट्रफ। तो जहां पर भी क्रस्ट और क्रस्ट मिलेंगे या ट्रफ और ट्रफ मिलेंगी वहां लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, लाइट की तीव्रता बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखें तो क्रस्ट दो मिल रहे हैं, यहाँ दो ट्रफ मिल रहे हैं, यहाँ दो क्रस्ट मिल रहे हैं, यहाँ दो ट्रफ मिल रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो एक लाइन मिला, यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई। उसके बाद यहाँ भी देखा जाए तो ये ट्रफ ये क्रस्ट ये ट्रफ फिर ये क्रस्ट, यहाँ पर भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से जहां पर दो क्रस्ट मिलेंगे और दो ट्रफ मिलेंगे वहां पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जा रही है। लेकिन दूसरे कुछ बिंदुओं पे देखा जाए तो जहां पे एक क्रस्ट रहेगा और दूसरा ट्रफ रहेगा, जैसे पॉइंट यही है, इंटरसेक्ट के लिए अगर देखा जाए यही पॉइंट है। तो यहाँ एक डार्क लाइन है मतलब क्रस्ट है और दूसरा डॉटेड लाइन है मतलब ट्रफ है। अब ये दोनों मिलेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी
वहां पे घट जाएगी। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो एक लाइट जो है वो ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये फर्स्ट वेव का क्रस्ट हो गया। दूसरी लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो दूसरी वेव जब इस प्रकार से, दूसरी लाइट वेव जब इस प्रकार से ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका क्रस्ट था और इसका ये ट्रफ है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों अगर मिलेंगे तो यहाँ पे तीव्रता घटेगी, क्योंकि अगर ये 5 है और ये 4 है तो 5, ये पॉजिटिव 5 है, ये नेगेटिव 4 है, तो इन दोनों का अगर एल्जेब्रिक सम करें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +5 और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू +1 वोल्ट। जिसकी वजह से क्या हुआ कि लाइट की इंटेंसिटी यहाँ घट गई। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है तो ये भी +5 वोल्ट और ये भी -5 वोल्ट, यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगा 0। इस वजह से क्या हुआ कि जहां पे क्रस्ट और क्रस्ट मिल रहे हैं वहां पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जा रही है। दूसरा कंडीशन, जहां पे ट्रफ और ट्रफ मिल रहे हैं, ट्रफ्स और ट्रफ्स मिल रहे हैं, वहां पे भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जा रही है। लेकिन जहां पे एक क्रस्ट और दूसरा ट्रफ मिल रहा है वहां पे लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम हो जा रही है, और अगर दोनों सेम रहेंगे तो 0 भी हो जाएगी। तो क्या हुआ, कुछ स्थानों पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई और कुछ स्थान पर, कुछ पोजीशंस पर लाइट की इंटेंसिटी घट गई, 0 के लगभग भी हो सकती है। तो अब ये इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्योंकि लाइट की तीव्रता, इंटेंसिटी कहीं पे बढ़ गई और कहीं पे घट गई। इसी को कहा गया इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। कोई इसमें नियम नहीं है, अनियमित बंटवारा है प्रकाश का, तो इसी इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इज नोन एज इंटरफेरेंस। इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्यों? क्योंकि अगर क्रस्ट और क्रस्ट मिल रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ जा रही है, दूसरा ट्रफ और ट्रफ मिल रहा है तब भी इंटेंसिटी बढ़ जा रही है, लेकिन एक क्रस्ट और दूसरा ट्रफ मिल रहा है तो लाइट की इंटेंसिटी घट जा रही है। इसी बात को लिखना है, इसका डायग्राम भी कलरफुल आपको दिख रहा होगा। तो अब हमें पढ़ना है इसके लिए एक्सप्रेशन कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहली एडिंग स्मिथ इंटरफेरेंस होता क्या है? इंटरफेरेंस यही है कि जब दो लाइट वेव ट्रेवल करती हैं किसी मीडियम में तो उनके सुपरपोजिशन की वजह से एक थर्ड वेव जनरेट होगी, और लास्ट में अगर देखा जाए तो रेगुलर निष्कर्ष क्या निकलेगा, कंक्लूजन यही होगा कि लाइट की इंटेंसिटी कहीं पे बढ़ जा रही है और कहीं पे घट जा रही है। तो ये जो लाइट का इंटेंसिटी का कहीं पे बढ़ जाना और कहीं पे घट जाना, इसे कहेंगे इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट को कहा जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब दूसरी बात, जहां पे लाइट की इंटेंसिटी तीव्रता बढ़ जा रही है उसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की भी बात करें तो जहां पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जा रही है, मतलब ये क्रस्ट मिलेंगे, ये ट्रफ मिलेंगे, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा, जहां पे क्रस्ट और ट्रफ मिलेगा या पहला ट्रफ और दूसरा क्रस्ट मिलेगा वहां पे लाइट की इंटेंसिटी घट जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, जिसे कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी आप पढ़ के आए इंटर में, जिसे कहा गया है संपोषी व्यतिकरण। जहां पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी उसे कहेंगे संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसे पढ़े विनाशी व्यतिकरण, जहां पे लाइट की इंटेंसिटी घट जाए उसे कहा जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर विनाशी व्यतिकरण। तो इंटरफेरेंस के बारे में ये पूरी बात हो गई। इंटरफेरेंस कैसे होगा? जब दो लाइट सोर्स से दो वेव ट्रेवल करेंगी तो उनका क्रस्ट और ट्रफ का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा उसके आधार पर कुछ स्थानों पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और कुछ स्थानों पर इंटेंसिटी घट जाएगी। ये इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ही कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जहां पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी उसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण, और जहां पे लाइट की इंटेंसिटी घट जाएगी उसे कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। तो इंटरफेरेंस समझने के बाद अब हमें पढ़ना है कि इसका मैथमेटिकल एनालिसिस, या ये कहें कि एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। मान लिया गया कि दो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स है, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स। तो ये लिख नहीं रहे हैं, इसके लिए अगर एक्सप्रेशन चाहिए आपको
तो पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसमें, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। बाकी यही से समझने का प्रयास कीजिए। तो दो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड है A1 और A2। अगर फर्स्ट वेव को माना जाए y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस ϕ1। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में भी 4th यूनिट फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं आप, फर्स्ट पेपर में मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, वहां वेव के बारे में पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन आप पढ़े हैं। तो अगर इसे प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स है जिसका एम्पलीट्यूड है A1 और A2, तो दूसरी वेव हो गई y2 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस ϕ2। इन दोनों में कॉमन बात ये है कि इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी सब प्रूफ किया गया है फर्स्ट ईयर में, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू प्रूफ के बाद आई थी 2πf। तो ओमेगा की वैल्यू थी 2πf, ये हो गया फ्रीक्वेंसी के लिए, f हो गया फ्रीक्वेंसी और ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़े हैं वहां पे, जब कोई ये सर्किल हो, कोई पार्ट, ये इसका सेंटर है, यहां से कोई पार्टिकल ए पॉइंट से ट्रेवल करते हुए बी पॉइंट तक पहुंचता है, तो यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसे कहा जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेखीय विस्थापन। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर भी सेंटर पे भी इसके डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसे कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसकी बात करें तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट s से, ये होता है डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या इसे ds और d से d थीटा लिख लें। तो अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है ds अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पे अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है d थीटा अपॉन dt। थीटा जहाँ पे क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे क्या कहा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। फर्स्ट ईयर में सब पढ़ाया और सब लिखा गया। तो यहाँ पे जो ओमेगा है वो है एंगुलर वेलोसिटी, मतलब दो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स हैं जिसका एम्पलीट्यूड है A1 और जिसकी फ्रीक्वेंसी है दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट में फेज डिफरेंस ϕ1 और इसके लिए ϕ2, अभी बात नहीं करें, फेज है ϕ1 और ये हो गया ϕ2। अब जब दो वेव ट्रेवल कर रही हैं तो उसी जो पीछे डायग्राम बनाए थे, अगर उस टाइप का डायग्राम बना है तो यही पे बना दे रहे हैं। मान लिया गया दो स्लिट हो गया S1 और S2, ये स्क्रीन पर्दा रख दिया गया। यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी, क्योंकि ये लाइट ट्रेवल करके यहाँ पहुँच रही है और इन दोनों स्लिट से लाइट यहाँ पहुँच रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ इंटरफेरेंस कैलकुलेट करना। तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी ये डायग्राम बना दिया गया। अब अगर दो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स हैं तो जब किसी भी मीडियम में ये ट्रेवल करेंगी तो इन दोनों का होगा सुपरपोजिशन। तो इसे लिख सकते हैं, अध्यारोपण होगा इनका, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या बाय सुपरपोजिशन थियरम। क्या कहेंगे, बाय सुपरपोजिशन थियरम पढ़ ही लिए। y इज इक्वल टू होता है जब दो वेव ट्रेवल कर रही हो तो दोनों की वजह से एक तीसरी वेव जनरेट होती है मीडियम में, जिसका एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। तो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड की बात करें तो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन था y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब इन दोनों का एल्जेब्रिक सम कर देंगे, यही थर्ड वेव जनरेट हो रही है, इसी को हमें फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 की वैल्यू यहाँ पे दिया गया A1 साइन ओमेगा टी प्लस ϕ1 प्लस y2 की बात करें तो y2 की बात करें तो ये हो जाएगा A2 साइन ओमेगा टी प्लस ϕ2। यहाँ तक हो गया, ये हो गया बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर इन दोनों टर्म्स की बात करें तो
तो इसे आगे सॉल्व किया जा सकता है। अगर ये देखें तो ये हो गया साइन ए प्लस बी, यहाँ पर भी देखें तो ये हो गया साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर यहाँ लिखें तो लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, याद होगा ही आपको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो यहाँ लिखेंगे a1 बाहर लिख लिए, ये होगा साइन ए कॉस बी, तो a की जगह ओमेगा टी और b की जगह फाई वन, तो साइन ए मतलब ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, साइन ए कॉस बी मतलब ये हो जाएगा कॉस फाई वन, तो क्या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए तो कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ए साइन बी, साइन और बी की वैल्यू यहाँ है फाई वन। ये तो हो गया फर्स्ट टर्म के लिए, इस वाले के लिए। अब दूसरे वाले के लिए बात करें यहाँ, तो ये है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगाएं अगर, तो ये भी वही है साइन ए प्लस बी के तर्ज पे, तो इसमें क्या है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर लिखें साइन ए कॉस बी, बी की जगह फाई टू, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस ओमेगा टी, ए की जगह ओमेगा टी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन फाई टू। ये हो गया इसके लिए एक्सप्रेशन। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, a1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a1 का मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट हटा दे रहा हूं, तो ये a1 का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, अब a1 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा क्योंकि दोनों एक ही साथ थे, प्लस ये हो गया a1। अगर इस ये ब्रैकेट खत्म, अब उसके बाद इस a2 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से फिर ये ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, ये हो गया a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, प्लस इसमें भी a2 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई टू। अब इसे फर्दर सॉल्व करें तो हम देख रहे हैं कि ये साइन ओमेगा टी वाला टर्म है और यहाँ पर भी एक साइन ओमेगा टी वाला टर्म, इन दोनों में से साइन ओमेगा टी को लिया जा सकता है कॉमन, तो साइन ओमेगा टी कॉमन अगर लें तो यहाँ लिख दिए साइन ओमेगा टी। क्या कॉमन मिला है यहाँ से अगर देखें तो साइन ओमेगा टी अगर बाहर है तो ये कहाँ क्या बचा, a1 cos फाई वन, ये हो गया a1 cos फाई वन, प्लस अगर यहाँ से देखा जाए तो ये है a2 साइन ओमेगा टी कॉमन हो गया तो बचा क्या a2 cos फाई टू, ये हो गया a2 cos फाई टू। ऐसे ही दूसरे टर्म्स से अगर बात करें तो यहां से cos ओमेगा टी मिल रहा है, यहां से भी cos ओमेगा टी मिल रहा है, तो इसे भी लिखा जा सकता है, तो इसे cos ओमेगा टी को यहाँ कॉमन लिख ली, cos ओमेगा टी कॉमन, क्या बचा अंदर, यहां से अगर cos ओमेगा टी बाहर हो गया तो यहाँ बचा a1 साइन फाई वन, a1 साइन फाई वन, प्लस अब दूसरा टर्म ये है, यहां से क्या बचा cos ओमेगा टी कॉमन हो चुका है, यहां से बचा a2 साइन फाई टू, a2 साइन फाई टू, तो यहां तक कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। अब इसकी जगह एक नया टर्म मान लेते हैं, मान लिया गया इसकी और इसकी जगह नया टर्म मान लेते हैं। क्या नया टर्म मानना है, लेट इसकी जगह अगर नया टर्म माना जाए उसे लिख लिया गया r cos थीटा, इस पूरे की जगह लिख दिया गया r cos थीटा, किसकी जगह लिख दिया गया r cos थीटा, r cos थीटा लिखा गया इसकी जगह a1 cos फाई वन प्लस a2 cos फाई टू, हो गया ये। अब इसकी जगह भी कुछ लिखना पड़ेगा, इसकी जगह क्या लिखें, इसकी जगह लिख दे रहे हैं r साइन थीटा, r साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया, इसकी जगह पूरा लिख रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू क्या है a1 साइन फाई वन प्लस a2 साइन फाई टू, इसे मान लिया गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, जहां पे r और थीटा नए कॉन्स्टेंट्स है, वेयर r एंड थीटा आर न्यू कॉन्स्टेंट्स।
अब अगर ये वैल्यू यहाँ प्लेस करें इस वाले इक्वेशन में, तो आगे देखते हैं कि कौन सी वेव मिलती है। तो आगे इसे रखा जा रहा है इस वैल्यू में। तो दो नए टर्म्स आ गए हैं, आर और थीटा। आर और थीटा नए कॉन्स्टेंट्स हैं। और फिर उसके बाद जो ये टर्म माना गया इसे सॉल्व भी करना होगा। उससे पहले अगर देखें तो y इज इक्वल टू हो गया y इज इक्वल टू a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2, और इसकी जगह एक नया टर्म मान लिया गया है r cos थीटा। तो अगर इसे रखें तो रख सकते हैं r cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस इस वाले टर्म की जगह मान लिया गया यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में r साइन थीटा, और ये cos ओमेगा टी उसके साथ है ही, तो ये लिख लिया गया r साइन थीटा और हो गया ये cos ओमेगा टी। अब इन दोनों में अगर कॉमन की बात की जाए तो r कॉमन है। साइन वाले टर्म को अगर इस वाले में पहले लिखे तो लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस यहाँ से r कॉमन ही है, क्या बचा cos वाले को पहले लिखे तो लिख सकते हैं cos ओमेगा टी साइन थीटा। अब अगर गौर से देखा जाए इसे तो ये है साइन ओमेगा टी कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, मतलब सेम उसी फॉर्मूले पे साइन ए प्लस बी वाले पे। साइन ए प्लस बी में क्या था लिखा गया था, जो हल्का हल्का है भी यहाँ कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसका क्या मतलब हुआ ये प्लस, तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस थीटा अगर लिख दें इसे आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा तो लिख सकते हैं साइन ए मतलब साइन ओमेगा टी, साइन ए कॉस बी मतलब थीटा तो कॉस थीटा हो गया, प्लस कॉस ए कॉस ओमेगा टी, साइन बी तो साइन थीटा। ये हो गया इसी का दूसरा रूप, मतलब जो थर्ड वेव। तो ये इस बात का प्रूफ थी कि जब दो वेव्स किसी मीडियम में सुपर इम्पोज हो रही हैं तो उनकी वजह से एक थर्ड वेव जनरेट हो रही है, और ये भी प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव प्रोड्यूस हुई, और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा उन दो वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के सम के बराबर। तो अब दूसरी चीज जो हम लोग इसे माने थे, अब एम्पलीट्यूड की बात करेंगे उसका और इंटेंसिटी भी। तो अब दो चीज माना गया था, दो इक्वेशन बनाया गया था, इक्वेशन 1 और 2, इसे इक्वेशन नंबर 3 करके छोड़ देते हैं। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर सॉल्व करें कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो करना पड़ेगा ये कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए। तो इसे लिखेंगे क्या, इसे हटा दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 तक, ये प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव हो गया। अब उसके बाद हमें बात करना है इन दो इक्वेशंस के बारे में। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ये काम करना है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो स्क्वायर करने का मतलब दोनों को स्क्वायर करें, तो इधर से स्क्वायर होगा फिर इधर से भी स्क्वायर होगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर। फिर इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करें, ये स्क्वायर हो गया इस साइड, और दूसरे साइड स्क्वायर करें तो ये इस साइड हो गया। अब इन दोनों को ही जोड़ देना है, तो जोड़ने के लिए हम यहाँ जोड़ के लिख रहे हैं। तो पहला इक्वेशन था आर कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब दूसरे साइड वो लिखना है, लेकिन उससे पहले इसे भी लिख के जोड़ लें, क्योंकि इक्वेशन 1 का पार्ट था लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 का पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड। इसे भी लिखें तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करना है a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2 का होल स्क्वायर। तो अगर ये भी इसी टर्म में लिखें तो वो भी लिख सकते हैं,
तो वही लिख रहे हैं डायरेक्ट। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के पे अगर इसे तोड़ा जाए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह a1 cos phi 1, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 1, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये हो गया a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की बात करें तो ये हो गया प्लस 2, a की वैल्यू a1 cos phi 1, तो a1 इंटू 2ab, तो b की वैल्यू हो गई a2 cos phi 2, a2 cos phi 2। अब उसके बाद तो इसे जोड़ लिया गया, स्क्वायर कर लिया गया इसका, दूसरा टर्म का ये राइट हैंड साइड का स्क्वायर हो गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के राइट हैंड साइड टर्म का स्क्वायर करें तो यहाँ पे a1 sin phi 1, इसका स्क्वायर करें ये हो जाएगा a1 स्क्वायर sin स्क्वायर phi 1 प्लस इसका स्क्वायर करें a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi 2 प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2a1 sin phi 1 इंटू a2 sin phi 2, ये हो गया कंप्लीट एक्सप्रेशन। स्क्वायर के बाद, स्क्वायर और ऐड करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके जोड़ दिया गया। अब इसे समझते हैं, बार बार बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो अब अगर देखा जाए तो इस लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए तो आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1, तो केवल यहाँ बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां से देखा जाए a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 1, तो यहाँ a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 1, यहाँ a1 स्क्वायर sin स्क्वायर phi 1। अगर इन दोनों में से a1 स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो बचेगा cos स्क्वायर phi 1 प्लस sin स्क्वायर phi 1, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, बिल्कुल इसी तरह। तो इसकी जगह भी ये हो जाएगा 1, क्या बचेगा केवल होगा a1 स्क्वायर। अगर एग्जाम में लिखना हो, एक आध लाइन बढ़ाना हो तो लिख सकते हैं a1 स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर phi 1 प्लस sin स्क्वायर phi 1, फिर उसके बाद अगले लाइन में उसे 1 लिखेंगे, तो एक लाइन पहले ही 1 लिख देगा, हो गया a1 स्क्वायर प्लस, इन दोनों टर्म्स में अगर देखा जाए तो a2 स्क्वायर कॉमन, a2 स्क्वायर, तो a2 स्क्वायर अगर कॉमन है तो क्या बच रहा है यहाँ से cos स्क्वायर phi 2 प्लस sin स्क्वायर phi 2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1, फिर केवल बचा a2 स्क्वायर प्लस लास्ट वाले दोनों टर्म अगर लिए जाए तो यहाँ 2a1 a2 और यहाँ भी 2a1 a2 दोनों में कॉमन मिल रहा है, लिख लिए 2a1 a2, यहाँ क्या बचा cos phi 1 cos phi 2, यहाँ से sin phi 1 sin phi 2 प्लस sin phi 1 sin phi 2। अब अगर देखा जाए तो फिर एक फार्मूला मैथ ट्रिग्नोमेट्री का बन गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, इसका फार्मूला होता है cos a माइनस b, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो अगर इसे लिखें तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2, cos phi 1 माइनस phi 2। इसी phi 1 माइनस phi 2 की जगह रखा जाएगा phi, जिसे कहा जाएगा फेज डिफरेंस। आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, जहां phi क्या है, जहां phi है फेज डिफरेंस, phi है फेज डिफरेंस। इसकी वैल्यू की बात करें phi, तो अगर दो इक्वेशंस थे हम लोगों के पास, दो प्लेन हार्मोनिक वेव इक्वेशंस थे, जहां y1 इज इक्वल टू था a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi 1, और दूसरे के लिए था y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi 2।
अगर यहाँ से भी डिफरेंस फाइंड करें फाई इज इक्वल टू, तो ओमेगा टी प्लस फाई वन, ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस की बात करें तो ओमेगा टी प्लस फाई वन माइनस ओमेगा टी प्लस फाई टू, ओमेगा टी प्लस फाई टू, ब्रैकेट ओपन होगा, ये ओमेगा टी, ये ओमेगा टी माइनस, ये हो गया फाई वन माइनस फाई टू, यही है फेज डिफरेंस, यही वैल्यू रख दिया गया, यही था एक्सप्रेशन। अब एक और बात, ये हम लोगों का एक्सप्रेशन मिल के आया, अब हमें इससे फाइंड करना है इंटेंसिटी। और अगर लाइट की इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता की बात करें तो लाइट की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो उसके रिजल्टेंट के एम्पलीट्यूड के रिजल्टेंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और इसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अगर k रखें तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिखें तो आर स्क्वायर की जगह एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, इसे लिख सकते हैं आई। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, यहाँ से इसे लिख सकते हैं a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। इसी पे आगे हमें सॉल्व करना है, और भी चाहें तो इसे I1 लिख सकते हैं, इसे I2 लिख सकते हैं, इसे अंडर रूट I1 लिख सकते हैं, इसे अंडर रूट I2 लिख सकते हैं। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। अब इसके आधार पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है, इंटेंसिटी लाइट की कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी। लाइट की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड तो चेंज नहीं कर पाएंगे, अगर लाइट एक बार प्रोपोगेट हो गई है माध्यम में, अगर उसे संचरित कर दिया गया तो लाइट का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। अब टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है, तो अगर मैक्सिमम इसमें इंटेंसिटी में अगर बदलाव देखा जाए तो वो है कॉस फाई की वजह से, कॉस फाई की वजह से। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी और मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी, अब उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड किया जाए। तो लाइट की इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन हमें मिल गया, आई इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अगला आप जानते होंगे कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, तो रिलेशन फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस को लिखा गया है फाई से जस्ट अभी, इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ है, और पाथ डिफरेंस को मान लिया गया डेल्टा से मान लेते हैं। वैसे पाथ डिफरेंस की अगर बात करें तो पाथ डिफरेंस जो था, ये स्लिट्स बनाए थे S1 और S2, इसके बाद ये स्क्रीन पे जाके सुपर इम्पोज हो थे और यहाँ इंटेंसिटी इसकी फाइंड करनी थी, तो पाथ डिफरेंस यही होगा। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये S1P कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और S2P ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो पाथ डिफरेंस होगा S2P माइनस S1P, वो है पाथ डिफरेंस। तो मान लिया गया इसे डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब हम लोगों के पास दो एक्सप्रेशन है, एक इंटेंसिटी के लिए, एक पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन। अब हमें फाइंड करना है लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम के लिए दो कंडीशन। फर्स्ट हेडिंग की बात करें, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हम तब फाइंड करेंगे, तो मैक्सिमम कब होगा जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, उसके लिए हम लोग पाथ डिफरेंस की भी वैल्यू फाइंड करेंगे कि कितने पाथ डिफरेंस पे कितने पाथ डिफरेंस के लिए cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो cos फाई की अगर वैल्यू की बात करें तो फेज की भी वैल्यू बात करेंगे, पाथ डिफरेंस की भी बात करेंगे और इंटेंसिटी की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले cos के लिए अगर इसका वेव फंक्शन बनाए तो इस टाइप से cos के लिए वेव फंक्शन बनेगा।
अब कैसे, इसके लिए फेज की वैल्यू होगी क्या, अगर देखा जाए तो यहाँ है 0 डिग्री, 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू है मैक्सिमम 1। अब उसके बाद दूसरा यहाँ है 90 डिग्री, कॉस की वैल्यू 90 डिग्री पे होती है 0। फिर उसके बाद यहाँ बढ़े, ये कितना हो गया 180, 180 पे इसकी वैल्यू -1। फिर आगे बढ़े, ये कितना हुआ 270, 270 पे इसकी वैल्यू फिर 0, और फिर ये घूम के आया 1 साइकिल कंप्लीट 360, 360 पे इसकी वैल्यू फिर हो गई मैक्सिमम मतलब 1। तो 1 कब होगा, जब ये अपर पीक पे रहेगा, मतलब यहाँ पे, फिर उसके बाद एक साइकिल के बाद 360 पे, फिर उसके बाद ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा 450, 540, 720, 630, ये तो मैक्सिमम फिर 720 पे हमें मिलेगा। तो मैक्सिमम कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब पड़ रही है, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हमें मिल रही है जब वैल्यू इसकी है 0, थीटा की वैल्यू जब 0 है, उसके बाद कितना है 360 है, उसके बाद कितना है 720 है। इस हिसाब से फाई की वैल्यू मतलब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम मिल पा रही, कॉस फाई या कॉस की वैल्यू मैक्सिमम मिल पा रही कब कब, 0 पर, 360 पे, 720 पे। अगर इसे लिखें तो 0 और 360 को लिखा जा सकता है 2 पाई, 720 को लिखा जा सकता है 4 पाई। तो फाई मतलब फेज की वैल्यू कितना है, फाई की वैल्यू 2n पाई, 2n पाई, 2n पाई वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। अगर ये वैल्यू इसमें रखें तो n की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो फेज की वैल्यू 0 हो गई, तो cos 0 मतलब इसकी वैल्यू हो गई 1। दूसरा, अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं, n की वैल्यू कितना रख दिया गया 1, तो 1 हो गया, ये 2 गुणे 1 गुणे पाई मतलब 2 पाई, 2 पाई मतलब 360, और इस पर भी इसकी वैल्यू 1। फिर अगर n की वैल्यू 2 रखें तो ये हो जाएगा 4 पाई मतलब 720, आगे इस तरह से बढ़ता रहेगा, और 2n पाई पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, जहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3 रहेगी, 0, 1, 2, 3 रहेगी अप टू डॉट डॉट डॉट, वहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। तो फेज की वैल्यू हमें मिल गई, फाई इक्वल टू कितना मिला 2n पाई, तो 2n पाई है, फाई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे और पाथ डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, और यही वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे और मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। तो ये दोनों एक्सप्रेशन हम फाइंड कर रहे हैं तुरंत, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, और दूसरा रहेगा इसके लिए फॉर मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। मिनिमम इंटेंसिटी की अगर बात करें, रोका तभी से पीछे कर दिए, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें, हम लोगों के पास एक्सप्रेशन है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस की वैल्यू मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हमारे पास है फाई इज इक्वल टू 2n पाई, वैल्यू रख दिए, ये हो गया 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, n का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, n लैम्डा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना ही रखना है हमेशा। क्या याद रखना है कि पाथ डिफरेंस की वैल्यू मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू रहेगी n लैम्डा, जहां n की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट डॉट, और लैम्डा है इसके लिए वेवलेंथ के लिए। तो अब उसके बाद इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो इंटेंसिटी जो होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब cos फाई की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम रखना है, तो cos फाई इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। कब मिला है ये कंडीशन है, फाई इज इक्वल टू 2n पाई पे, तो 2n पाई मतलब जब भी n की वैल्यू 0 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 1 रखें, तब के लिए इसकी वैल्यू 1 मिल रही है, 0 पर, 360 पे, 720 पे, तो उसकी वैल्यू है मैक्सिमम 1। तो इंटेंसिटी कितना हो रहा है, इसे कहेंगे I मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी I इज इक्वल टू, यहाँ हुआ A1 स्क्वायर प्लस यहाँ से हुआ A2 स्क्वायर प्लस यहाँ से हुआ 2A1 A2 cos फाई, और cos फाई की वैल्यू में मैक्सिमम रखना है 1, तो ये हो गया इंटू 1।
तो इंटू 1 भी करें तो कोई अंतर नहीं आएगा। ये हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 लिखा जा सकता है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। यही होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला। तो बार बार आगे के सब हेडिंग में यूज किया जाएगा। मैक्सिमम इस यूनिट में ये यूज होगा, आगे के भी यूनिट में डिफ्रैक्शन वाले में भी यूज होगा कि जब मैक्सिमम इंटेंसिटी लाइट की होनी चाहिए तब पाथ डिफरेंस की वैल्यू रहेगी n लेमडा और इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन रहेगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। अब अगली बात करेंगे फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। जिस प्रकार मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम रखी गई, उसी प्रकार मिनिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई की वैल्यू मिनिमम रखी जाएगी। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू देखें तो कहाँ कहाँ मिनिमम वैल्यू इसकी -1 कब कब लाई कर रही है, ये यहाँ मतलब 180 पर मिनिमम वैल्यू के लिए फाई की वैल्यू है 180। आगे बढ़े तो आगे बढ़े यहाँ 540 540 ऐसे ही आगे और वैल्यू मिलती जाएंगी। तो अब इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो 180 मतलब पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, आगे मतलब क्या मिलेगा 5 पाई। इस प्रकार से मिलता जाएगा। इसके लिए अगर फाई की वैल्यू लिखें तो क्या लिख सकते हैं, फाई की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 2n माइनस या प्लस भी लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई। कैसे इसे लिखा गया, तो 2n प्लस 1 पाई वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। समझते हैं इसे। तो n की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, n की वैल्यू यहाँ 0 रख दिया गया तो 2 इंटू 0 0, ये हो गया 1 पाई 1 पाई, पाई मतलब 180। अब 180 पे इसकी वैल्यू है -1। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 मतलब 2 और प्लस 1 ये हो गया 3 3 पाई 3 पाई 3 पाई मतलब 540, इस पे भी वैल्यू -1। अब इसकी वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 4 और प्लस 1 5 5 पाई 5 पाई पे भी उसकी वैल्यू माइनस ही आएगी इसी प्रकार से। तो इसके लिए 2n प्लस 1 पाई होगा फेज की वैल्यू। तो ये 2n प्लस 1 पाई लिखा जाएगा फेज डिफरेंस। इसके आधार पे पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे और फाइंड करेंगे इसके लिए मिनिमम इंटेंसिटी कब, जब cos फाई की वैल्यू है मिनिमम, मतलब cos फाई की वैल्यू मिनिमम कितना है -1। इससे पहले मैक्सिमम पे बात कर रहे थे मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, तब वैल्यू थी प्लस। तो एक और बात करें अगर इस पे तो cos फाई इज इक्वल टू हो गया -1। अब इसके लिए इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन हो गया। हाँ एक और बात, कई कई बुक में ये दिया होगा 2n-1, तो 2n-1 अगर रहेगा तो वेयर n इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा, उसमें 0 नहीं रहेगा। अगर प्लस हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ 0 रहेगा, अगर माइनस यहाँ लिखा जाएगा तो 1 से शुरू होगा, क्योंकि अगर माइनस रहेगा तो ये हो गया 2n-1, जैसे ये हो गया 2n-1 पाई। तो अब n की वैल्यू 1 रखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 1, तो 2 में से गया 1 पाई। तो ये पाई पाई पहली वैल्यू कब मिली, जब n की वैल्यू 1 रखी जा रही, 0 पे उसका मतलब नहीं हो पाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए अगर यहाँ प्लस रहेगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा, और अगर यहाँ माइनस रहेगा तो 1 से स्टार्ट होगा। ऐसा एक्सप्रेशन आगे दिया हुआ है, तो ये प्लस भी लिख सकते हैं माइनस भी लिख सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ डिफर करेगी। तो मैक्स मिनिमम फॉर मिनिमम इंटेंसिटी हमें फाइंड करना है, तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन जानते हैं। फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो फाई की वैल्यू हमें मिल गई है 2n प्लस 1 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा पाथ डिफरेंस। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू हो गई 2n प्लस 1, लेमडा का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया लेमडा बाई 2। तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू होगी 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। तो मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई की वैल्यू मिनिमम रखेंगे, और मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो -1 वैल्यू रखें तो ये इंटेंसिटी जो मिलेगी वो मिलेगी मिनिमम इंटेंसिटी। आई मिनिमम इज इक्वल टू
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और cos फाई की मिनिमम वैल्यू है -1 रख दिया गया। इसे अगर सॉल्व करें ये हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया -2A1 A2। इसे लिख सकते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी मिल गया। अब एक कंडीशन और, अगर दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड बराबर हो, मतलब A1 इज इक्वल टू A2, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड करके इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाएगा। दोनों वेव्स के लिए एम्पलीट्यूड बराबर हो, सबसे पहले जब वेव्स लिया गया था तो y1 इज इक्वल टू था A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 और दूसरी वेव थी y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो, A1 इज इक्वल टू A2, इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, दोनों का एम्पलीट्यूड A है, तो इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू होता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू लिखा जा सकता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, या केवल लिख दें I इज इक्वल टू A स्क्वायर। तब मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें, I मैक्सिमम, इसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला हम लोगों का A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू A प्लस A2 की वैल्यू भी A, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस A मतलब 2A, 2A का होल स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर, और A स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इससे पहले कहा गया जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है 1। तो उसके कांस्टेंट की वैल्यू जब 1 हो गई तो इस वजह से इसे बराबर भी लिख दिया गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 4I। अब मिनिमम इंटेंसिटी की बात करते हैं, ये तो क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगर एम्पलीट्यूड बराबर है तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा, I मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 की वैल्यू A माइनस A2 की वैल्यू A का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर बराबर 0। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला वही था, क्या था मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, फाई इज इक्वल टू था 2n पाई, मतलब 0 2 पाई 4 पाई, तो 0 पर फेज डिफरेंस, ये हो गया फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस पाई मतलब 0 पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, ऐसे ही कहाँ होगा 2 पाई पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर 4 पाई पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर 6 पाई पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, और मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा कितना 4I, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I। मिनिमम इंटेंसिटी ये 0, मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है 2n प्लस 1 पाई, तो ये वैल्यू कौन कौन सी मिल रही है, पाई, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई और नंबर्स, तो ये हो गया पाई, मिनिमम इंटेंसिटी 3 पाई, फिर ये मिनिमम इंटेंसिटी 5 पाई, फिर ये मिनिमम इंटेंसिटी 7 पाई। इस प्रकार से एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स, जो कई बार एग्जाम में आए हुए भी हैं हर साल लगभग किसी न किसी पेपर में। तो ये हो गया पूरा इंटरफेरेंस। तो ठीक है, फिर थैंक यू क्लास।